दोस्तों माजिद मकसूद है। दोस्तों आज हम बहुत स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं और मेरे साथ मेरे दोस्त आफ्ताब अहमद गोरैया ऑस्ट्रेलिया से मौजूद है। उनके साथ हम गपशप करेंगे। आज हमारे इश्यूज एक तो जो पंजाब और केपी के जो गवर्नरशिप के जो नॉमिनेशन है जो हो गई है, लेकिन उसके लिए बड़ी हमारे पास लोगों की स्पेकुलेशन और र्यूमर्स भी थे। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। और सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। आप मुझे बताएं कि ये इतनी बड़ी स्पेकुलेशंस थी और इतना बड़ा वो र्यूमर्स थे कि ये कोई जलदारी साहब के कोई बड़े क्लोज एड जका अशरफ साहब जो है वो गवर्नर पंजाब बन रहे। नाम तो कुछ और आए हैं, आपका क्या ख्याल है, ये क्यों था इस तरह? बहुत शुक्रिया आपका माजिद साहब। आपने एक दफा फिर मुझे मौका दिया बात करने का। बिल्कुल ठीक बात की आपने। बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी। कोई 12 के करीब नाम गवर्नर पंजाब के लिए, कुछ 6-7 नाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए सर्कुलेट कर रहे थे। तो मैंने तो उस वक्त भी बात की कि ये सारी स्पेकुलेशंस हैं। किसी रिपोर्टर का, किसी सहाफी का जो अंदाजा है उसको आप अगर पार्टी की पॉलिसी समझ के पार्टी पे तनकीद शुरू कर दें तो मुनासिब बात नहीं लगती। ये मैंने बार बार लिखा। इसके अलावा जो नाम आ रहे थे वो बड़े अजीब अजीब से नाम थे। उनमें से चलें, ज़का अशरफ का नाम तो आपने ले लिया, तो ये बड़ा पॉपुलर नाम था। लेकिन इसमें अगर एक चीज देखें ना आप, तो बड़ी बुनियादी चीज जो समझ आती है वो ये आती है कि देखें, सदरन पंजाब से गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बना दिया गया। तो गवर्नर पंजाब भी अगर सदरन पंजाब से आता तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा ऑकवर्ड सी चीज लगती। चौधरी ज़का अशरफ आ जाते या मखदूम साहब आ जाते, तो मुझे नहीं लगता था कि ये पीपल्स पार्टी इस तरह का कोई नाम देगी कि एक ही रीजन से सारे होते एक ही रीजन पे दे दिए जाएं और सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब को जो है वो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया जाए। इसके अलावा अपर पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से भी कुछ नाम आ रहे थे जिनमें कमर जमान कायरा और नदीम अशरफ, नदीम अफजल चंद के नाम बड़े पॉपुलर नाम समझे जा रहे थे और यही समझा जा रहा था कि इन दो नामों में से ही कोई नाम होगा। तो इसके अलावा हवा खातून गवर्नर का नाम भी आता रहा पहले। हिना रबानी खान साहबा का नाम भी आता रहा और फिर एक बड़ा अजीब सा नाम भी आया और उसके ऊपर भी लोगों ने बड़े तबसरे किए। तो हम लोग तो उसके ऊपर खामोश रहे कि ये तो पॉसिबल है कि मंजूर वट्टू की बेटी जहारा मंजूर वट्टू का भी नाम आता रहा। जी। मेरा ख्याल ये शायद हम पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका पीपल्स पार्टी को क्या फायदा हो सकता था। तो लेकिन लोग स्पेकुलेट तो करते हैं और उन्होंने किया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लिए मेरा ख्याल है फैसल करीम कुंडी का नाम जो आ रहा था ना, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही नाम आता रहा और वो ही नाम फाइनल हुआ। तो इसके अलावा जो गवर्नर पंजाब के लिए जो नॉमिनेशन हुई है, मेरे ख्याल में वो भी एक बड़ी मुनासिब नॉमिनेशन है। सरदार सलीम हैदर एक उस रीजन से हैं जो कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई बहुत ज्यादा जरहेज नहीं समझा जाता। लेकिन सरदार सलीम हैदर जो हैं वो 2018 का इलेक्शन भी और 2014 का इलेक्शन भी बहुत काफी ज्यादा वोट लेके हारे। ये नहीं कि उन्होंने मुकाबला नहीं, बड़ा अच्छा वोट उन्होंने लिया। इसके अलावा जो गवर्नमेंट थी पहली शहबाज शरीफ की, उसमें वो मशीर भी थे, इससे पहले वजीर भी रह चुके हैं। तो मेरा ख्याल है ये दोनों बड़े अच्छे नाम हैं। लेकिन इन गवर्नर से कोई बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेना, मेरे ख्याल वो भी शायद कोई बड़ी मुनासिब बात नहीं होगी। गवर्नर के पास आईनी अख्तियारात ही होते हैं, बाकी तो मेरा नहीं ख्याल वो कुछ गवर्नमेंट्स में कुछ शेयर ले सकते हैं या कुछ ऐसी चीज है। तो ठीक है, अच्छे नाम है कारकुनों के लिए, दोनों नाम बड़े अच्छे हैं। तो मुझे ये और सरदार साहब, कारकुनों को थोड़ा सा मैं सरदार साहब के बारे में सब पूछना चाहता था आफ्ताब साहब, क्या ये पीपल्स पार्टी के बाद कोई और पार्टी भी इसने कभी तब्दील की है या ये पूरा ट्रेडिशनल एक जाला है इसका? सरदार सलीम हैदर ने हमेशा से पीपल्स पार्टी में रहे हैं। इन्होंने जब से मेरे ख्याल सियासत शुरू की है ये पीपल्स पार्टी में ही रहे हैं। ये 2008 में अटक से एमएनए भी बने और अटक से एक बहुत बड़ा नाम था मलक हाकमीन खान का,
पीपल्स पार्टी के जो थे, उनकी वफात के बाद अगर कोई बड़ा नाम उधर है तो वो ये सरदार सलीम हैदर ही हैं। और ये मेरा ख्याल है अगर ये कारकुनों के साथ थोड़ा राब्ता रखें तो इसका पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। ये हमेशा पीपल्स पार्टी में ही रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का भी जो है, जब से इन्होंने सियासत स्टार्ट की है ये पीपल्स पार्टी में रहे हैं। इससे पहले इनके वालिद थे 93 में, वो भी पीपल्स पार्टी में थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पे मौलाना फजलुर रहमान को 93 में शिकस्त दी। फिर ये फैसल करीम कुंडी ने 2008 में मौलाना को शिकस्त दी। तो और अब भी इनका भाई जो है वो डीआई खान से एमपीए भी है, और उधर से तहसील नाजिम की सीट भी एक पीपल्स पार्टी ने जीती है डीआई खान से। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी मूव है पीपल्स पार्टी की, अच्छा फैसला है। अच्छा, ये आप कह रहे थे, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये एक इनकी कोई इतनी एज सच हैसियत नहीं होती है, एक सेरिमोनल पोजीशंस होती है। लेकिन हमारी सिंध में तो इनका जो गवर्नर होता है वो बड़ा एक्टिव होता है। वो तो बड़े मतलब है, अपनी पार्टी के साथ वहाँ इजलास वगैरह सारा कुछ करता है। क्या पंजाब में इस तरह हो सकता है? नहीं, वो तो इसी तरह हो सकता है जैसे सिंध में गवर्नर अगर एमकेएम का होता है और वो एमकेएम गवर्नमेंट में भी होती है तो फिर तो वो थोड़ा इफेक्टिव होता है। अदरवाइज मेरा ख्याल है सिंध में भी ठीक है, वो कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। कोई एक्टिविटीज सोशल मीडिया के लिए, मीडिया के लिए तो जरूर होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो डेवलपमेंट में या किसी हुकूमत के किसी फैसले पे सिंध में भी इंटरफेरेंस करते रहे हैं या कर सकते थे। हाँ, वो अपनी तरफ से, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा है और कुछ जी डोनर्स आ जाते हैं, तो उस हवाले से वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते जी। हैं। अभी टिशोरी साहब ने कुछ दो चार इंटरवेंशन की हुई है बच्चों के लिए, कंप्यूटर्स वगैरह के लिए और आईटीज के लिए। तो ये काफी पॉपुलर भी हुई है। जी ठीक है, ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये है कि वो अपना वो प्राइवेटली अगर कर रहे हैं प्राइवेट डोनर्स के साथ तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है गवर्नर की। गवर्नर सतह पे आफ्ताब भाई जब करते हैं ना, तो उसको थोड़ी सी उसकी मतलब है कि एक एक इंडोर्समेंट मिलती है कि गवर्नमेंट के लोग कर रहे हैं। तो क्या ऐसा गवर्नर नहीं है जैसे हमारे पास वो सरवर सरवर साहब थे? वो भी हालांकि थे तो नवाज लीग के उस वक्त, लेकिन पाने के लिए उसकी बड़ी कोशिशें जरूर थी अपनी तरफ से। देखिए, ये तो मैन टू मैन डिपेंड करता है ना, कि जैसे पंजाब में सलमान तसीर जी। जो गवर्नर थे, वो अख्तियार तो उनके पास भी उतना ही था जितना अब मौजूदा गवर्नर होंगे उनके पास होगा। लेकिन बात यह है कि वो आप देखें कि जितना भी उनका टेन्योर था उनकी शहादत से पहले, तो वो बड़े एक्टिव थे। जी बिल्कुल। वो मीडिया में भी अपना वो जो थे अपना एयर टाइम लेते थे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स थे उनके लिए भी एक दरवाजा खुला हुआ था। तो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स बड़े खुश थे। तो अब अगर पंजाब के या केपी के गवर्नर कम से कम वो इतना ही करें कि जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं उनके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दें। बेशक वो जो भी कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन वर्कर को थोड़ी सी इज्जत ही मिल जाए, एक उनको एक घर मिल जाएगा एक बड़ा, कि जिधर वो अगर आ जा सके, तो वर्कर के लिए तो इतना ही बहुत होता है। वर्कर को मोटिवेट करने के लिए ये पोजीशन इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है गवर्नर के ऊपर। अब सरदार सलीम हैदर या फैसल करीम कुंडी, अब इनका मुझे आइडिया नहीं है कि ये वर्कर्स के लिए किस तरह के साबित होंगे। सरदार सलीम हैदर का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है कारकुनों के साथ राब्ता रखने का। फैसल करीम कुंडी का ज्यादातर पार्टी में उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। इनके हल्के के जो मैटर्स हैं वो तो इनके भाई देखते हैं। तो अब ये केपीके में और पंजाब में ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर तो ये गवर्नर सिर्फ अपने प्रोटोकॉल में ही कोई एंजॉय करें तो फिर तो कोई फायदा नहीं इसका ना पार्टी को। लेकिन अगर वर्कर्स की थोड़ी सी आवाज बने, वर्कर्स को थोड़ा सा ये वेट दें, तो फिर पार्टी को भी फायदा हो सकता है और गवर्नर को भी और पार्टी के वर्कर्स को भी फायदा हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सलमान तासीर के दौर में पीपल्स पार्टी के वर्कर को एक जो थे ना बड़ा वो एक वो फील करते थे कि हमारी भी कोई से है ना। जी बिल्कुल, वो तो बड़ा टफ टाइम भी देते थे अपोजिशंस को, इसमें जी कोई शक बिल्कुल। नहीं। अच्छा सर, बिल्कुल। अब हमारे पास जो दूसरा इशू है वो बड़ा अहम इशू है, वो किसानों का इशू है और गंदम का इशू है। और उनको गंदम जो है, जो गवर्नमेंट का जो रेट है उसमें भी उसको नहीं पड़ रही। वो कोई 2,025 रुपये मन पड़ रही है, जबकि गवर्नमेंट का रेट 39 है।
तो ये इतना बड़ा जो मैसअप हुआ है, आप पंजाब गवर्नमेंट और इवन फेडरल गवर्नमेंट इसके लिए स्टेटमेंट भी देती है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाती। क्या देख रहे हैं सर? देखिए, ये तो किसान के लिए तो खासी मुश्किल चीज है। और ये गंदम की फसल ऐसी फसल होती है जिसके ऊपर किसान की सारी इकोनॉमी डिपेंड कर रही होती है। और रेट तो आपने खुद बताया कि गवर्नमेंट ने तो अभी बाइंग ही शुरू नहीं की। जी। और वो जो मिडल मैन है, अब किसान है, अब मौसम भी ऐसा है, बारिश हो जाती है, अब वो गंदम जो है, अगर वो काट लेते हैं, उसकी कटाई भी कर लेते हैं, उसके वो थ्रेशर भी चलवा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, तो उसके बाद वो गंदम को किधर लेके जाएं? अब वो इतनी गंदम जो है वो घर में तो स्टोर नहीं कर सकते। जो बहुत छोटे किसान है वो तो चले कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो जिसके पास थोड़ी ज्यादा गंदम है, वो क्या करे? वो मजबूर है फिर के वो उसको मिडल मैन को जो भी रेट मिले, सुना है कि 2600 2700 पे पर मन भी बेच रहे हैं। अब बात यह है कि जो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है। अब उसके और वो अक्सर क्या, ज्यादातर किसान ऐसे होते हैं कि जिन्होंने सारा काम जो है ना वो लोन पे किया होता है। अब उनकी कोशिश ये भी होती है कि जल्दी से जल्दी इसको डिस्पोज ऑफ करें, और जो पैसे मिले उससे एक तो पिछला जो लोन है उसको सेटल करें, और फिर आगे उन्होंने अगली फसल की भी तैयारी करनी होती है। तो किसान के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि वैसे भी बाहर पड़ी हुई गंदम जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क ही होता है किसान के लिए। तो उसके लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो ज्यादा देर तक उसे ना स्टोर कर सके या रख सके। तो फिर ये उसकी मजबूरी होती है, और इस मजबूरी का फायदा मिडल मैन उठाता है। और गवर्नमेंट की तो अभी तक ये सूरत हाल है कि उन्होंने अभी खरीदारी शुरू ही नहीं की, या अगर शुरू भी की है तो वो, अगर वो बारदाना मिल रहा है तो वो सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है जिनकी कोई सियासी एफिलिएशन है, या जो है उन लोगों को मिल रहा है। आम किसान को तो बारदाना ही नहीं मिलता, तो उन्होंने गवर्नमेंट को बेचना क्या? अच्छा, ये बारदाने वाला इशू तो अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा इशू तो ये है सर कि आप देखें कि आपके पास जब इतनी कनकी आ रही है, इतनी गंदम आ रही है, तो आपने इतनी गंदम इंपोर्ट क्यों की? ये सबसे बड़ा तो इशू ये है कि आपके पास अवेलेबल जो। ये तो इशू है। अब ये ब्लेम गेम तो इस पे चल रही है। ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो ब्लेम कर रही है निगरान गवर्नमेंट को। निगरान गवर्नमेंट वजीर आजम जो है वो काकड़ साहब, वो अपने ऊपर कोई चीज ही नहीं ले रहे। अब सबको पता चल रहा था कि गंदम की बम्पर क्रॉप आ रही है। तो इतनी ज्यादा, जितनी मतलब आपने स्टोरेज करनी होती है, कितनी स्टोरेज करनी होती है? गवर्नमेंट ने कोई सारी गंदम गवर्नमेंट ने थोड़ी खरीदनी होती है। गवर्नमेंट तो 10 15 20% गवर्नमेंट खरीदती है ना गंदम। और होता ही है कि अगर गवर्नमेंट ने रेट दिया ना 3900, अगर गवर्नमेंट उस पे गंदम खरीदना शुरू कर दे, तो वो एक रेट बन जाता है मिडल मैन के लिए भी। तो उसको ये होता है कि चलो, अगर 3900 को नहीं खरीदेगा तो 3500 की खरीद लेगा मिडल मैन। अब है कि अभी चूंकि गवर्नमेंट के पास भी इश्यूज हैं, वो गंदम मंगवा चुके हैं, गवर्नमेंट जो है वो खरीदारी नहीं कर रही, तो एक जो है ना रेट भी सेट नहीं हुआ मिडल मैन के लिए। इस वास्ते मिडल मैन भी जो है ना, वो आड़ती जो है वो अपने रेट पे ही खरीद रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो है। अब ये नालायकी तो है, अब ये ब्यूरोक्रेसी की नालायकी है, निगरान गवर्नमेंट की नालायकी है, किसकी नालायकी है? इसको तो अब देखना चाहिए ना गवर्नमेंट को, कि पिन पॉइंट करना चाहिए, उन लोगों से पूछना चाहिए कि ये भाई, आपको पता था कि इतनी बड़ी फसल आ रही है गंदम की, तो जितनी आपने बाइंग करनी थी उतनी गंदम आप इंपोर्ट करके बैठे हुए हैं। अच्छा अब ये। इसमें एक और चीज भी है। जी जी। अब इसमें एक और चीज भी है। पता नहीं अब इनके पास बायर्स हैं कि नहीं है। गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि किसान से गंदम खरीदे और इसको एक्सपोर्ट कर दे। हाँ। चले, इसका भी एक फायदा होगा कि आपको एक तो डॉलर भी चाहिए, और आपको डॉलर भी मिलेंगे, किसान को भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये है कि वो किसान से गंदम खरीदे और इसको एक्सपोर्ट कर दे। हाँ बिल्कुल। नहीं, कोई ना कोई तो आपको किसान को सॉल्यूशन देना है ना। आप ये तो थोड़ी है कि आप जाके वहां पे जो है वो वो। बड़ा अच्छा किसी ने लिखा, मैं किसी जगह पे पढ़ा कि आज इस दफा तो ये है ना कि किसान बारदाना ढूंढ रहा है। अगर ऐसा ही रहा, किसान का यही हाल रहा, तो अगले साल आप दाना ढूंढेंगे। जी बिल्कुल। किसान कुछ और काश्त कर लेगा, किसान मकई काश्त कर लेगा, कुछ और काश्त कर लेगा। ये तो सर, ये तो जाहिर सी बात है, बैक टू बैक इश्यूज हमारे पास आने हैं।
लेकिन मैं तो सिर्फ सोच रहा हूँ कि अगर देखें हमारे पास इस मुल्क में, जब भी मैं सिंध में तो अक्सर ये देखता हूँ कि टमाटर 200-250 रुपए केजी होता है। जैसे ही सिंध का टमाटर मार्केट में आ जाता है तो वो फिर 40-50 में मिलना शुरू हो जाता है। तो ये समझ में नहीं आता इनका रेट और इनकी सारी चीजें, जब तक वो मार्केट में आ जाती है तो फिर इतनी सस्ती हो जाती है कि जैसे आपने कहा कि वो लोगों को वो प्रोडक्शनल कास्ट भी नहीं मिलती। वो बीच वाला जो बंदा है, दरमियाना वाला, आ, वो ही कमाता रहता है। किसान तो बेचारा वो किसान ही रहता है उनके पास। देखे ना, यही होगा ना। अब वो जो मिडल मैन है, आड़ती है, वो किसान से गंदम खरीद रहा है 2500, 2600, 2700, 2800 के ऊपर। अब यही गंदम जब उसके पास चली जाएगी तो वो 5000 रुपये भी बेचे तो आप उसे रोक लेंगे। नहीं, और हर दफा ऐसे ही होता है। बस अभी तक जो पिछली गवर्नमेंट जितनी भी हमने देखी है, स्वाय पीपल्स पार्टी का जो एक दौर था 2008 से 2013 वाला, उसके बाद हमने किसान को रोते ही देखा है। अब हम तो बात कर रहे हैं ना गंदम की। बाकी फसलों की भी यही सूरत हाल है। अब आप देखें कि पाकिस्तान एक वक्त में जो कॉटन थी वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती थी इधर सदरन पंजाब में, सिंध में भी शायद। जी अब बिल्कुल। देखें, अब कॉटन का कितना शेयर रह गया आपकी एक्सपोर्ट में? कम होता जा रहा है। क्योंकि खर्चे इतने हैं, कॉटन का रेट कोई नहीं है, कभी फसल खराब भी हो जाती है, सारा कुछ होता है। और कॉटन वाला किसान जो है वो पहले ही जो है वो कर्जे तले दब चुका है। अब ये है कि गंदम वाले किसान के साथ भी यही सूरत हाल बनती जा रही है। तो ये वाली क्रॉप्स जो थी पाकिस्तान की, गंदम हो गई, ये कॉटन हो गई, ये तो बड़ी कैश क्रॉप समझी जाती थी ना एक जमाने में, इनकी एक्सपोर्ट भी होती थी। अब पता नहीं अब क्या सूरत हाल है, लेकिन एक वक्त था कि पाकिस्तान वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में 7वें 8वें नंबर पे आता था। अब पता नहीं क्या सूरत हाल है। अब तो हम जब देखते हैं गंदम इंपोर्ट ही हो रही होती है। जी ये बिल्कुल सही बात है। और आपने ये जो बात कही है, मुझे याद है मैं 2015-16 में, ये नवाज लीग की हुकूमत थी, वही वजीर आजम थे। तो मैं साउदर्न पंजाब में ही काम करता था, बावल नगर, बावलपुर और ये सारा साउदर्न पंजाब नीचे। तो मैं जब भी हारियों से मिलता था तो वो बड़े खफा थे। हालांकि उसकी बड़ी पॉपुलर हुकूमत थी। वो कहते थे कि ये जो नवाज लीग की हुकूमत है ये एंटी जो है वो ग्रोअर और हारी जो है वो पार्टी है, ये हमारे लिए कुछ नहीं करती। बहुत नाराज थे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने वही बात की ना कि 2008 से 2013 वाला जो दौर था ना, आप किसी भी किसान से बात करें ना तो वो कहेगा कि वो बड़ा खुशहाली का दौर था किसान के लिए। 2013 के बाद जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई है, किसान को हमने खुश नहीं देखा। तो उसमें 5 साल तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही, नून लीग की गवर्नमेंट रही, उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई, 16 महीने शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, लेकिन किसान का किसी ने नहीं सोचा। अच्छा, इस दफा भी शायद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम खरीदने हैं, वो फिर पैसों की प्रॉब्लम था, वो जाने से पहले उसकी भी अरेंजमेंट हो गई। और उसके बाद भी जो है ये काम हो नहीं रहा। अब नवाज शरीफ ने सुना है, नोटिस लिया है अपनी हुकूमत का, शहबाज शरीफ को बुलाया है। ये क्या मतलब है कि ड्रामे चल रहे हैं देखें, सब? अब वो नोटिस लिए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी कहा कि किसानों से गंदम खरीदें, लेकिन बहुत सारे किसान तो गंदम बेच चुके हैं मिडल मैन को। इतना लेट इन्होंने कर दिया है, काफी सारे किसान तो, जो छोटे किसान हैं, वो तो अपनी गंदम बेच चुके हैं ज्यादातर तो। अब ये जो सिंध में तो वैसे भी पहले शुरू हो जाती है कटाई, और अब तो पंजाब भी सारा जो है उसमें कटाई हो चुकी है, या अगर थोड़ी बहुत रह गई है तो वो सिर्फ मौसम की वजह से फसल खड़ी है, वरना पंजाब में भी कटाई काफी हद तक हो चुकी है। तो जिन लोगों ने काट ली है गंदम, तो वो तो मिडल मैन को बेच चुके हैं, सस्ते दामों बेच चुके हैं। अब गवर्नमेंट को होश है तो वो खरीद भी लेंगे। तो वो फिर वही है कि जो बड़े जिम्मेदार हैं, उनके चूंकि उनके पास स्टॉक्स भी बड़े होते हैं, तो उनसे कुछ खरीद लेंगे गंदम। छोटे किसान को तो इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला लगता मुझे। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जो छोटा गिरोह है उस बेचारे को कुछ नहीं मिलना। जाहिर सी बात है, ये हर दफा हमारी हुकूमत में इस तरह के इश्यूज आते हैं और इस तरह का क्राइसिस डेवलप होता है। उस इस क्राइसिस को डिफ्यूज करने के लिए भी हमारे पास कोई, हुकूमत के पास स्ट्रेटेजी नहीं होती। हालांकि अभी तो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की बहुत पावरफुल गवर्नमेंट है, उसके पास पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है और उसको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अपोजिशन से भी इतना इशू नहीं है। अपोजिशन को भी तो जिन लोगों ने काबू में रखा हुआ है उन्होंने रखा हुआ है, इसने कुछ नहीं किया हुआ। उसके बाद भी इनकी पॉलिसी समझ से बाहर आती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
हम पहले भी यही मैंने बात की है कि कोई ऐसी कंक्रीट पॉलिसी हमको नजर नहीं आ रही अभी तक। अभी मैं सुन रहा था कहीं कुछ गवर्नमेंट के लोग बात कर रहे थे कि हम अगले साल के लिए ये प्लान कर रहे हैं, हम किसानों के लिए ये मॉडल जो है वो बना रहे हैं, सेंटर्स बना रहे हैं, उधर स्टॉक की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। उधर ये पंजाब गवर्नमेंट भी किसान कार्ड देने का सोच रही है, सिंध का गवर्नमेंट भी किसान कार्ड देने का सोच रही है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ वादे ही हैं अभी तक। हो सकता है, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा। हो सकता है अगले साल तक ये चीजें बेहतर कर लें, क्योंकि अभी तो ये गवर्नमेंट आई है, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजरा इस गवर्नमेंट को। लेकिन ये तो बड़ी बुनियादी चीज थी, ये एक ऐसी चीज थी कि जिसका फौरी तौर पे एक्शन लिया जाना चाहिए था। मियां नवाज शरीफ अगर अब इसका नोटिस ले रहे हैं तो बात वही है कि फिर इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बड़े किसान तक ही रहेगा। छोटे किसान को अब इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अब ये इन गवर्नमेंट को ये है कि अगर इनके कोई वादे हैं, जिस तरह वो बातें कर रहे हैं कि हम बड़े बड़े सेंटर्स बनाएंगे जिधर स्टॉक की कैपेसिटी भी होगी, जिधर से इनको खाद भी मिलेगी, किसान कार्ड के ऊपर इनको पेस्टिसाइड्स भी मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा। लेकिन वो सारे अभी वादे ही हैं। अच्छा सर, इसी अल्लाह करे ऐसा हो जाए। हाँ, इसी गवर्नमेंट के हवाले से मुझे आपसे जितनी सवाल पूछना है वो ये कि क्या अभी इसहाक डार साहब हमारे हो गए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इससे क्या हुकूमत को फायदा होगा? और इसके पीछे आपको बैकग्राउंड क्या इंटरनल पॉलिटिक्स का लगता है, या आप समझते हैं कि ये कोई घर का कोई क्राइसिस है, उसको जो है सेटल करने के लिए उसको जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किया गया? क्या समझ आता पता है? नहीं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि घर का क्या क्राइसिस हो सकता है। मियां शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई हैं, और वो उनसे पूछे बगैर तो कोई काम नहीं करते। तो इसमें तो मुझे सिर्फ यही आता है कि ये सिर्फ यही हो सकता है कि इसहाक डार की ये अपनी ख्वाहिश हो, और वो मियां साहब जो है वो अपनी रिश्तेदारी की वजह से उसको ना नहीं कर सकते, या जो भी है। क्योंकि सुनने में तो ये भी बातें आ रही हैं कि इसहाक डार का फॉरेन मिनिस्ट्री में कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो इंटरेस्ट भी नहीं है, और अभी तक उनकी कोई परफॉर्मेंस या इस तरह की कोई चीज भी नजर नहीं आई। सुनने में तो ये भी आता है कि वो ऑफिस भी नहीं जाते, उनका ज्यादा इंटरेस्ट फाइनेंस में ही है। तो चूंकि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया गया, तो अब उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके अंडर कर दी जाएगी। और वो जो कुछ कमेटियां हैं जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, तो उसको इसहाक डार एज ए हेड वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह की कोई चीज भी हो सकती है, क्योंकि सुनने और देखने में यही आता है कि इसहाक डार का इंटरेस्ट आज भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में है। फॉरेन मिनिस्ट्री में उनका कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, और फाइनेंस मिनिस्ट्री समेत कुछ मिनिस्ट्री जो है वो उनके अंडर कर दी जाएंगी। तो वो इसहाक डार भी खुश, बड़े मियां साहब भी खुश। लेकिन अवाम को इसका क्या फायदा होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और लेकिन आपको शायद याद हो जी जी। कि जब निगरान गवर्नमेंट बननी थी उस वक्त इसहाक डार का भी नाम एक दफा आया था। जी जी। इसा कुछ लोगों ने इसहाक डार का भी नाम है, तो किसी जगह पे ये ख्वाहिश शायद है या थी कि इनके साथ प्राइम मिनिस्टर का नाम लगे, बेशक डिप्टी लगे। नहीं नहीं, मुझे मुझे तो ये है कि अगर देखें, अब जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, बेशक वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा होगा, लेकिन वो तो बड़ा तगड़ा आदमी है ना। वो तो उसका उसकी अगर आप रिज्यूमे में पढ़ेंगे तो वो उसका तो बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, वर्ल्ड बैंक का और IMF और पता नहीं कहाँ कहाँ उसने काम किया हुआ है। वो एक अकाउंटेंट को कैसे घास डालेगा और उसकी कैसे सुनेगा, उसकी डायरेक्शन भी नहीं सुनेगा, या तो वो चला जाएगा, या या तो फिर उसको नहीं सुनेगा, वो खुद का देखें काम करेगा। देखें, ये तो नून लीग की गवर्नमेंट का एक डायलेमा है ना, कि जब मुफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे, इसहाक डार इंग्लैंड में बैठे हुए थे, और वो मुफ्ता इस्माइल के हर काम को क्रिटिसाइज करते थे। वो IMF के साथ जो भी बात करते थे वो उसको उसके मनफी रिमार्क्स देते थे। तो उन्होंने उसको भी नहीं चलने दिया, और नतीजा क्या हुआ कि फिर वो इसहाक डार खुद आए, मुफ्ता इस्माइल को निकाला गया, जैसे निकाला गया ऐसे निकाला गया कि वो पार्टी छोड़ गए। साथ ही वो जो है शाहिद खान अब्बासी वो भी नाराज हो गए। इतना बड़ा जो आदमी है वो भी इसी चीज की वजह से पार्टी से नाराज हो गया। तो अभी ये तो प्रॉब्लम चलेगी, क्योंकि इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड बनते हैं तो इनका एक कॉन्फ्लिक्ट तो चलेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ। अब देखने वाली बात यह है
कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसको कैसे कोप करते हैं, कि आया वो उनकी बात मानते हैं या फिर वो छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर इसहाक डार उस मिनिस्ट्री का पूरा चार्ज ले लेंगे समहाउ। अच्छा, ये तो मुझे अनप्रिडिक्टेबल लगता है कि अगर इसको ये मतलब है कि छोड़ जाए, क्योंकि वो जो बंदे लेकर आए हैं वो उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है, नहीं आप। अच्छा सर, जी। हम आगे चलते हैं। हमारा जो तीसरे जो जिस पे हमें बात करनी थी, वो इशू तो नहीं है, वो कुछ लोग उस पे बड़ा खुश भी है। सुना है कि हम लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? चले, अच्छी बात है, आप चांद पे पहुंच जाएंगे तो चलो, इतना तो होगा, कोई शायद ईद एक दिन हो सके आपकी, कि चांद खुद, चांद से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको आए कि भाई मैं निकल आया हूँ। बस इतना ही है, बाकी तो ठीक है। जो जिस तरह बातें की जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, उसमें दो तीन क्वेश्चन जो हैं वो अगर आप रेज करें तो आपके ऊपर फिर वो मुल्क दुश्मनी का भी इल्जाम लगाएंगे कि अच्छा ये इनको चांद पे जाने की खुशी नहीं है। अगर इनको आप हकीकत बताएं, इनको बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी स्पेस शटल है जो आपने चांद गाड़ी बनाई है, वो किधर गई है, वो किधर बनी है, जो रॉकेट उसको लेके जा रहा है वो किधर बना है, कौन से स्पेस स्टेशन से वो लॉन्च हुई है, और कौन से इंजीनियर्स थे जिन्होंने उसको लॉन्च किया है। वो तो सारे चाइनीज हैं। हमारा क्या है उसमें? हमारा एक सैटेलाइट जा रहा है जिसमें दो कैमरे हैं, ठीक है, और वो भी जो है वो चांद तक नहीं जाने। वो चांद पे उतरने से पहले वो डिटैच हो जाना है वो सैटेलाइट, और वो चांद के ऑर्बिट में, मदार में वो छोड़ देंगे उसको। चांद पे तो वो भी नहीं जाना हमारा। तो अब ये जरूर कह सकते हैं आपके आपने अगर कराची से लाड़काना जाना है, तो कराची वाली बस में आप कहें कि अच्छा भाई मेरी इसमें ना एक बोरी गंदुम की ले जाना मेरी, और आप कहें कि भाई मेरी बस जा रही है, मेरी बस कराची से लाड़काना जा रही है, और आप उस पर खुशियां मनाना शुरू कर दें, तो मुझे तो सिर्फ ऐसी सूरत हाल लगती है, ऐसी सिचुएशन है। और बाकी आप इस पे जो मर्जी कह लें। हाँ नहीं, ये यही दोस्त तो यही कह रहे हैं, मैं भी यही पढ़ रहा हूँ, आपका सोशल मीडिया भरा हुआ है, लेकिन कुछ लोग उसको जो भी व्यक्त भी करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारा कुछ इंडिजिनियस काम होता, हमारा अपना काम होता, तो हम भी शायद इंडिया की तरह भंगड़े डाल रहे होते। वो भंगड़े तो मुझे नजर नहीं आ रहे। देखें, जब मैंने ये खबर पहली दफा सुनी ना, पहली दफा मैंने ये न्यूज देखी, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा यार हमें पता ही नहीं चला, पाकिस्तान ने चांद गाड़ी बना ली है, कहीं पे स्पेस स्टेशन भी बना लिया है, रॉकेट भी बना लिया उसको ले जाने वाला, और हम चांद पे हमारा मिशन जा रहा है। फिर वो थोड़ा सा उसको रिसर्च किया तो पता चला कि हमारे तो दो कैमरे जा रहे हैं, और हम ऐसे जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे वो सारा कुछ हमारा है। ठीक है, आप पूछ, और अगर आप इस पे बात करें तो लोग आगे आगे से कहते हैं यार इन लोगों को तो पता नहीं क्या, ये इन लोगों को खुशी नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, आपका सैटेलाइट जा रहा है, आपका सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ अगर इस हद तक रहते हैं ना, तो ये बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है कि आपका एक सैटेलाइट जो है वो चांद के मदार में पहुंच जाएगा। इस हद तक तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसको इतना ही रखे ना। अब जो इतना बड़ा इन्होंने क्रिएट कर दिया ना, तो जो असल चीज है ना, वो भी दब के रह गई। वो भी, उसकी भी खुशी नहीं मना सके, क्योंकि झूठ इतना फैला दिया कि जो असल चीज है जिसको सेलिब्रेट करना था उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे। एक चाइना का मिशन है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई आपका जितना उसमें रोल है, आप उसको सेलिब्रेट करें, हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, हम भी खुशी मनाएंगे, अच्छी बात है। ये पाकिस्तान की एक अचीवमेंट है, लेकिन सिर्फ उतनी।